Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 25th of September 2020. There are 7 topics from mains point of view that we are going to discuss, and there are 3 topics from the prelim specific that we are going to discuss. So let's start our today's discussion, and if you are new in our channel then please do like, comment and subscribe. And starting with the first news of a GS2 paper from the topic functions and responsibility of a union and the state, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of a power and finance up to the local level and the challenges therein. So the first news is center allows 5 state to borrow. सो द कंटेक्स्ट ऑफ न्यूज़ इज़ कि सेंटर ने रिसेंटली परमिट किया है 5 स्टेट को कि वो बोरो कर सकते हैं अप टू 9,913 थ्रू आउट द ओपन मार्केट बोरोइंग. ठीक है, ओपन मार्केट बोरोइंग से जो स्टेट से 5 स्टेट्स को परमिशन मिली है कि वो मनी बोरो कर सकते हैं. जो भी रिसेंटली हम जैसे जानते हैं कि कोविड-19 के क्राइसिस के वजह से काफ़ी सारे स्टेट का जो रेवेन्यू का बहुत फॉल हुआ है, जिसके वजह से उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए 5 स्टेट को जो परमिशन मिली है सेंटर से कि वो जो है मनी बोरो कर सकते हैं. ठीक है, और वो स्टेट कौन से है? वो स्टेट है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका एंड त्रिपुरा. ठीक है, ये 5 स्टेट्स हैं. ठीक है, इनके बोरोविंग पर्टिकुलर परसेंटेज वाइज इस ग्राफ में दी है. ठीक है, अभी देखते हैं कि इशू क्या है. ठीक है, रिसेंटली इशू ऐसा है कि जो परमिशन मिली है, ठीक है, जिन स्टेट को मीट द जिस स्टेट्स ने हैज़ मेड द रिफॉर्म कंडीशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम. ठीक है, तो ये परमिशन इस अकॉर्ड पे मिली है कि जिस भी स्टेट ने मीट किया हो, जो अभी रिफॉर्म लाया है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया जो स्टार्ट किया है, दैट इज़ वन नेशन वन रेशन कार्ड. ठीक है, इट मीन्स कि हर एक जो स्टेट में हम जैसे पता है कि रेशन की सिस्टम होती है. ठीक है, तो जो हर एक स्टेट में जो रेशन मिलते हैं, जो बैकवर्ड जो कम्युनिटी होती है या बैकवर्ड जो क्लास होता है या जिनकी इनकम काफ़ी कम होती है, उनको जो रेशन कार्ड की जो सुविधा उपलब्ध है, तो हर एक नेशन स्टेट वाइज जो रेशन कार्ड है वो ना होके एक नेशनल रेशन कार्ड रहेगा, जिससे हम एक ही रेशन कार्ड से सारे जो स्टेट्स से हम पर्टिकुलर जो रेशन है वो ले सकते हैं. उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं. ठीक है, तो ऐसा एक बैकग्राउंड है इस इशू का. ठीक है, तो अभी कुछ बोरोविंग रिलेटेड देखते हैं. तो जो सेंटर है, ठीक है, इन मई में उन्होंने अलाउड किया था कि एडिशनल बोरोविंग, ठीक है, अप टू द लिमिट ऑफ 2% ऑफ अ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ स्टेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 विद अ सर्टन कंडीशन. तो मई में ही जो सेंटर ने जो एडिशनल बोरोविंग की लिमिट रखी थी स्टेट को 2% ऑफ अ स्टेट की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है पर्टिकुलर स्टेट की, उसका 2% तक बोरोविंग कर सकता है. ठीक है, इन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021. ठीक है, तो जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, हम बोल सकते हैं ये एक सम है, टोटल जो वैल्यू एडेड होता है डिफरेंट जो इकोनॉमिक सेक्टर्स है. ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर हुआ, उसके साथ साथ इंडस्ट्री हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, इसके सारे डिफरेंट जो इकोनॉमिक सेक्टर्स है उनका, ठीक है, उन सब का जो वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है, टोटल जो वैल्यू एडिशन होता है एक पर्टिकुलर बाउंड्री में. ठीक है, अगर बाउंड्री एक पर्टिकुलर स्टेट की ले रही है तो उन सारे का जो टोटल होता है उसको हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, अभी कुछ बेसिक्स देखते हैं इस न्यूज़ रिलेटेड. ठीक है, तो वाई स्टेट नीड परमिशन फ्रॉम सेंटर. ठीक है, अभी ये बोरोविंग जो करती है तो उस टाइम पे स्टेट को परमिशन क्यों लेनी पड़ती है? क्या ये मैंडेट है स्टेट्स को परमिशन लेना? उसके बारे में जानते हैं. तो जैसे हम जानते हैं कि आर्टिकल 293 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड स्टेट टू ऑब्टेन द सेंटर कंसर्न in order to borrow in case the state is indebted to the center over a previous loan. ठीक है, तो आर्टिकल 293 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि स्टेट को जो सेंटर का कंसेंट लेना पड़ता है इन केस ऑफ बोरोविंग, जब जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट जिसने मनी ओन किया हो, ठीक है, टू द सेंटर ओवर द प्रीवियस लोन. ठीक है, द कंसेंट कैन बी गारंटेड also be granted subject to certain condition by the virtue of article 393 क्लॉज 4. ठीक है, क्लॉज 4 में भी कुछ कंसेंट रिलेटेड जो
कुछ सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो कंडीशंस है उसको भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इन प्रैक्टिस द सेंटर हैज़ बीन एक्सरसाइज दिस पावर इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ अ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस ला रही है, ठीक है, जिसमें सेंटर जो मनी ग्रांट करता है स्टेट को, उस टाइम पे जो स्टेट से उनको परमिशन ग्रांट करती पड़ती है, तो ये जो एक्सरसाइज करती है रिलेटेड टू द सेंटर पावर, ठीक है, वो रिकमेंड की है बाय द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। एवरी सिंगल स्टेट, ठीक है, जो रिसेंटली इंडेप्टेड टू द सेंटर, ठीक है, जो भी अभी मतलब कर्ज ले रहा है, ठीक है, सेंटर से, तो उन सबको जो परमिशन लेनी पड़ती है सेंटर की, ठीक है, मतलब हमको सेंटर का कंसेंट लेना पड़ता है इन केस ऑफ अ borrowing. Does the center has unfettered power to impose condition under this प्रोविजन, ठीक है। तो अगर सेंटर के पास क्या पावर है कि वाइल इन केस ऑफ अ बोरोविंग वो कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऐसी इस प्रोविज़न में कुछ ऐसा मेंशन पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। नाइदर डज द प्रोविजन इटसेल्फ ऑफर एनी गाइडेंस ऑन दिस और नॉर इट इज़ देयर एनी जुडिशियल प्रेसिडेंट दैट वन कैन रिलाई ऑन, ठीक है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, ठीक है, कोई पर्टिकुलरली गाइडेंस नहीं मेंशन है, उसके साथ साथ कोई भी जुडिशियल प्रेसिडेंट भी वहाँ पे रिलाई नहीं है, ठीक है, जो इस मानता हो कि जो सेंटर है उनको कंपलसरी ही इम्पोजिशन लाना चाहिए कुछ कंडीशंस का, ठीक है, वाइल केस ऑफ बोरोइंग, ठीक है। Interestingly, even though this question formed part of a term of a reference of 15th Finance Commission, it was not addressed in the interim रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो ये रिकमेंडेशन है वो फाइनेंस कमीशन की है, पर ये जो पार्ट है, ठीक है, जो इन केस ऑफ अ बोरोविंग वो पर्टिकुलर जो है वो इंटरिम रिपोर्ट में एड्रेस नहीं था, ठीक है। सो व्हेन कैन द सेंटर इम्पोज कंडीशन, तभी हम देखते हैं कि सेंटर किस टाइम पे ये कंडीशन कुछ इम्पोज कर सकता है स्टेट पे, ठीक है, वाइल इन द केस ऑफ अ बोरोविंग, ठीक है। सेंटर कैन impose condition only when it give consent to the state borrowing and it can only give such consent when the state is indebted to the center, ठीक है। तो सेंटर कंडीशन कब अप्लाई कर सकता है, ठीक है, या जब कंसेंट हो, ठीक है, फॉर द स्टेट बोरोविंग एंड ही कैन ओनली अप्लाई द कंडीशन व्हेन जो स्टेट हो, ठीक है, स्टेट इज़ इंडेप्टेड टू द सेंटर, ठीक है, जब स्टेट इंडेप्ट हो टू द सेंटर को, तभी जो कंडीशन सेंटर है वो इम्पोज कर सकता है, ठीक है। वाई आर सच रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, अभी रेस्ट्रिक्शन क्यों है, तो रेस्ट्रिक्शन का मेन है कि जैसे एक सेंटर एक्ट एज ए क्रेडिटर, ठीक है, सेंटर अभी स्टेट को क्रेडिट कर रहा है तो सेंटर एक्ट एज ए क्रेडिटर, तो उस जो सेंटर का इंटरेस्ट है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट इंटरेस्ट इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्रेडिटर, ये मेन रीज़न है कि रेस्ट्रिक्शन क्यों होने चाहिए। उसके साथ साथ जो एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, इसको इंश्योर करने के लिए, क्योंकि स्टेट जैसे हम जानते हैं कि स्टेट बोरो क्यों कर रहा है सेंटर से, क्योंकि वो कर्ज में है, ठीक है। कर्ज में होने की वजह से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ नेशन में, ठीक है, फाइनेंशियल जो हेल्थ होती है नेशन की, उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है अगर स्टेट को के पास मनी कम हो, तो ठीक है, इसके वजह से जो सेंटर है, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लाता है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए स्टेट को रेस्ट्रिक्शन लाना नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। इन दिस वे हम कंक्लूड कर सकते हैं, दिस मीन दैट इन द प्रेजेंट सेंटर वॉज नॉट जस्टिफाइड इन रिक्वायरिंग स्टेट टू ज्वाइन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर द आर्टिकल 393(4), ठीक है। स्टेट ने ऐसा, इट इज़ नॉट नेसेसरी, देख सकते हैं हम कि स्टेट हैज़ नॉट जस्टिफाइड, ठीक है, कि जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, इसको ज्वाइन करना है, मतलब रिक्वायर्ड है स्टेट्स को, ठीक है, जब ये पावर यूज़ कर रहे हैं सेंटर 293 आर्टिकल में क्लॉज 4 का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेट ने कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दिया है कि सेंटर ने कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दिया है क्योंकि क्यों स्टेट को मतलब ज्वाइन करने को लगा है जो वन नेशन वन नेशन कार्ड है, ठीक है, स्कीम, वाइल एक्सरसाइजिंग जो पावर दी है कि बोरोविंग के केस में सेंटर को कंसेंट से ही स्टेट बोरो कर सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि सेपरेशन ऑफ अ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, तो लोक अदालत। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्या था कि एक ओडिशा का एक डेली वेगर था, ठीक है, तो उन्होंने ने क्या, एक ही मूव टू द लोक अदालत, क्यों
वो मूव हुए, ठीक है, तो उन्होंने आधार कार्ड उनको आधार कार्ड रजिस्ट्री के लिए उन्होंने 21 बार अटेम्प्ट दिया, पर उनका जो रजिस्टर है, ठीक है, वो नहीं मिला। इसलिए वो लोक अदालत में गए अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि लोक अदालत क्या है। तो लोक अदालत इज अ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। इट इज़ अ फोरम वेयर डिस्प्यूट और द केस पेंडिंग इन द कोर्ट of a law or at pre-litigation stage are settled compromise amicably। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लोक अदालत हम बोल सकते हैं जैसे कोर्ट में केसेस सॉल्व होते हैं, उसी तरह एक जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जहाँ पे जो भी केसेस हो जो पेंडिंग होते हैं कोर्ट में, ठीक है, और द प्री लिटिगेशन स्टेज में जो भी केसेस हो उन सबको सेटल किया जाता है आइदर बाय द कॉम्प्रोमाइज और अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। ठीक है, तो इन लोक अदालत आर फॉर्म टू फुलफिल द प्रोमिसेस गिवन बाय द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। तो हम जैसे जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके जो फीचर्स है, जैसे सिक्योरिंग जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑफ एवरी सिटीजन, ठीक है, इस सबको फुलफिल करने के लिए जो लोक अदालत का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस देखा जाए तो आर्टिकल 39A, ठीक है, ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोवाइड करता है दैट इज़ फ्री लीगल एड to the deprived and a weaker section of a society and to promote justice on the basis of a equal opportunity। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी लोक अदालत का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, आर्टिकल 39A जो DPSP का पार्ट है, ठीक है, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 के बारे में भी हम जैसे जानते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो जो भी स्टेट की मतलब स्टेट कंपलसरी उनको गारंट करना पड़ता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इन दोनों बेसिस पे जो लोक अदालत है उसके जो मेन फीचर्स है उसको फुलफिल करने मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, ठीक है, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 14 उन सब के जो मेन फीचर्स है उसको फुलफिल करने के लिए भी लोक अदालत का फॉर्मेशन है। अभी लोक अदालत की स्टैट्यूटरी प्रोविजन देखी जाए इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है 1987, इसके बेसिस पे जो लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। ठीक है, फाइनल अवार्ड द डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत, ठीक है, जो भी डिसीजन लोक अदालत लेती है, ठीक है, किसी भी वर्डिक का, ठीक है, जो भी वर्डिक वो देते हैं, जो भी जजमेंट वो देते हैं, तो वो बाइंडिंग है, ठीक है, टू द ऑल पार्टीज। ठीक है, जो भी केस लेके गया है तो उस लोक अदालत में उनको बाइंडिंग रहता है। ठीक है, देर इज़ नो प्रोविजन फॉर द अपील अगेंस्ट द वर्डिक ऑफ अ लोक अदालत। तो जो भी वर्डिक मिलती है, ठीक है, लोक अदालत में, तो उसके अगेंस्ट में अपील हम नहीं कर सकते। बट एक अगेंस्ट एक प्रोविजन है जहाँ पे फ्री टू इनिशिएट लिटिगेशन बाय अप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ एप्रोप्रिएट जुडिडिक्शन। ठीक है, तो उस अगर हमें जैसे पता है कि हम लोक अदालत का जो भी वर्डिक है उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, पर एक बात ध्यान में रखिए कि हम कोई भी एक इनिशिएट कर सकते एक लिटिगेशन टू द पर्टिकुलर कोर्ट, ठीक है, अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, अभी कोर्ट की फ़ीस, ठीक है, तो लोक अदालत में आप जब भी केस लेके जाते हो उस टाइम पे हमको कोई भी तरीके से फ़ीस नहीं लगती है। ठीक है, अगर कोई मैटर जो कोर्ट से लोक अदालत में आता है उस टाइम पे जैसे हम पता है कोर्ट की कुछ फ़ीस होती है, तो अगर वो मैटर लोक अदालत में सॉल्व हुआ तो उस टाइम पे वो फ़ीस जो होती है उसका रिफंड हो जाता है। ठीक है, अभी नेचर ऑफ अ केसेस इन द रेफर टू द लोक अदालत, अभी लोक अदालत में किस टाइप के केसेस रेफर होते हैं। ठीक है, कुछ भी कोई भी पेंडिंग केसेस हो बिफोर द कोर्ट कैन गो टू द लोक अदालत। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट हो विच कैन बी ब्रॉड बिफोर द कोर्ट आर लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो जो भी कुछ भी डिस्प्यूट हो अगर कोर्ट में जाने के पहले वो लोक अदालत में भी ला सकते हैं। ठीक है, जो भी लोक अदालत में केसेस आते हैं, ठीक है, वो जो केसेस होते हैं या कोई भी मैटर होता है वो नॉन कंपाउंडेबल मैटर, ठीक है, या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बोल सकते हैं। नॉन कंपाउंडेबल मतलब क्या है, जो सीरियस इन नेचर होते हैं, ठीक है, वो जो मैटर्स है वो लोक अदालत में हम नहीं ला सकते, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो लोक अदालत सॉरी जो लोक अदालत है वो काफ़ी सारे इसमें है। ठीक है, स्टेट लेवल अथॉरिटी होती है जहाँ पे रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होता है। ठीक है, हाई कोर्ट लेवल भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, ठीक है, तालुका लेवल, नेशनल लोक अदालत एंड अ परमानेंट लोक अदालत। ठीक है, इस तरीके से लोक अदालत के लेवल होते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द जो लोक अदालत के लेवल होते हैं वहाँ पे उनका अगर कंपोजिशन देखा जाए तो रिटायर्ड जज होता है जो हाई कोर्ट का, और अ सोशल वर्कर, ठीक है, वो उनका जो है होता है हेड होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूज़ है
important international institution agencies and flora, their structure and the mandate. South Asian Association for Regional Cooperation, that is SARC. ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री की रिसेंट मीटिंग हुई थी सार्क नेशन के साथ. ठीक है, तो इंडिया ने इस मीटिंग में अपना एक पॉइंट रखा है कि जो to collectively resolve the defeat of surge of terrorism, including the forces that nourish, support and encourage an environment of a terrorism and conflict with the impend the objective of SARC. ठीक है, तो इंडिया ने अपना पॉइंट रखा है कि हमें कलेक्टिवली, ठीक है, सार्क मेंबर को कलेक्टिवली जो भी टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी को सपोर्ट करता है या जो भी फोर्सेस है, ठीक है, जो नरिश करते हैं टेररिज्म एक्टिविटीज़ या जो भी इन्वॉल्वमेंट टेररिस्ट की वजह से मतलब ख़राब हो जाता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है मेन सार का वो फुलफ़िल करने को आड़ा लाते, मतलब कोई बीच में आ जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब ऑब्स्टिकल लाते, तो इसके वजह से उसको हमको कलेक्टिवली सबके कोलैबोरेशन के साथ उसको सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, नाउ हम सार्क के बारे में जानते हैं. अभी सार्क क्या है? सार्क जो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, बाय साइनिंग सार्क चार्टर इन ढाका में साइन हुआ था ऑन 8 दिसंबर 1985. अफगानिस्तान जो है अभी रिसेंटली मेंबर हुआ है सार्क का. ठीक है, 13 एनुअल समिट जो हुई थी 2005 में. हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट देखा जाए इस एसोसिएशन का, ठीक है, सार्क का, तो वो काठमांडू नेपाल में है. इंपॉर्टेंस अभी क्यों है सार्क का? तो जो सार्क कंट्रीज़ है, ठीक है, तो सार्क की जितनी भी कंट्रीज़ है वो कंप्राइज करती है 3% ऑफ वर्ल्ड एरियाज. ठीक है, वर्ल्ड का जितना एरिया उसका 3% है, और जितना 21% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में उतना सार्क कंट्रीज़ में है. ठीक है, और 3.8% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को भी सार्क के जो कंट्रीज़ है वो कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द जो सार्क के कंट्रीज़ है वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है और मोस्ट फर्टाइल रीजन है. ठीक है, उसके साथ साथ जो सार्क कंट्रीज़ है उनमें कॉमन ट्रेडिशनल ड्रेस, फूड, कल्चर एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी देखा जा सकता है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक कॉमन जो इश्यूज़ है या प्रॉब्लम्स है सार्क कंट्री में वो देखे गए हैं, तो वो है पॉवर्टी, इलिटरेसी, मालन्यूट्रिशन, नेशनल डिजास्टर, इंटीग्रल कॉन्फ्लिक्ट, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, लो जीडीपी एंड अ पुअर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन. तो इन सारे जो एस्पेक्ट देखे गए, तो इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि सार्क जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अभी सार्क में इंडिया का भी पार्ट है. ठीक है, इंडिया के साथ अभी कौन से कंट्रीज़ है? ठीक है, दिस अफगानिस्तान जो रिसेंटली अभी ज्वाइन हुआ है. ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश. ठीक है, एंड हियर अगर नीचे देखा जाए तो श्रीलंका एंड मालदीव्स भी इस सार का पार्ट है. अभी 5 मेजर एरियाज़ है जहाँ पे सार्क मेनली कॉपरेट करता है. वो एरिया है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है, मेट्रोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी. ठीक है, ये जो 5 ब्रॉड स्पीयर्स है जहाँ पे सार्क की जो कंट्रीज़ हैं वो कॉपरेट करती हैं. सार्क अभी रिलेवेंट क्यों है इंडिया के लिए? ठीक है, अगर हम देखा जाए तो इंडिया को जो सार्क के बारे में थिंक करने की बहुत ज़्यादा नीड है सिंस 2014, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि जो चाइना है, ठीक है, चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ जो सार्क नेशंस है, ठीक है, हम जानते हैं कि ये सार्क जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन है. ठीक है, तो जिसके वजह से यहाँ पे हम जानते हैं कि इस पार्ट में चाइना का पार्ट है. ठीक है, तो चाइना का इस रीजन में अगर इकोनॉमिकल डोमिनेंस बढ़ रहा है, उसके साथ साथ चाइना का काफ़ी सारा जो इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, तो इसके वजह से हम जानते हैं कि इंडिया और चाइना की रिलेशन अच्छे नहीं है. तो चाइना कहीं ना कहीं हमको जो सार्क में कुछ डेवलपमेंट हो या उस सब केसेस में कुछ काउंटर ला सकता है, काउंटर पार्ट एक्ट कर सकता है. इसलिए जो इंडिया को सार्क का जो केस है या सार्क का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए उसमें ज़्यादा ध्यान देने की नीड है. ठीक है, अभी देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट की हैं. ठीक है, जैसे कि बिम्स्टेक, जैसे हम जानते हैं बिम्स्टेक क्या है. बिम्स्टेक में भी इंडिया का एक मेजर रोल रहा है. उसमें उन्होंने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ जो काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन है बिम्स्टेक में. ठीक है, बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन. ठीक है, ये है बिम्स्टेक. बिम्स्टेक में मेनली क्या है? 7 नेशन है. ठीक है, 7 नेशन से बिम्स्टेक में 7 नेशन है. ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल हाईलाइट.
बिम्स्टेक में है 7 नेशंस हैं उसमें, ठीक है। और 7 जो नेशन है कुछ साउथ एशिया के हैं और कुछ जो है साउथ ईस्ट एशिया के, ठीक है। अभी कौन सी नेशन है, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है। ये नेशन है बिम्स्टेक में, ठीक है। हाउएवर बिम्स्टेक जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता सार्क को फ्रॉम वेरियस रीजन बिकॉज लैक ऑफ अ कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री अमॉन्ग द बिम्स्टेक मेंबर्स, ठीक है। तो सार्क जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है, बिम्स्टेक को, क्योंकि काफ़ी सारे उनमें जो सिमिलैरिटीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए या आइडेंटिटी रिलेटेड या कॉमन जो चीज़ें से सार्क और बिम्स्टेक में नहीं मिलते इसलिए। और बिम्स्टेक का जो मेन फोकस है, ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल रीजन में है। दस इट इज़ इनअप्रोप्रिएट बोल सकते हैं कि वो एंगेज हो विद द ऑल साउथ एशियन नेशन, ठीक है, क्योंकि जो सब भी साउथ एशियन नेशन है वो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो बे ऑफ बंगाल रीजन से जुड़े हो, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो सार्क एंड बिम्स्टेक एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। इसलिए जो इंडिया है इनको मेजर नीड है कि जो सार्क है उस रीजन में अच्छे से रीथिंक करें और उस रीजन में प्रॉपर कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन से जो भी वर्क है मेन में एम है सार्क का वो फुलफिल करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड फ्लोरा एंड स्ट्रक्चर मैंडेट कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, ठीक है। तो एक स्पेशल मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली, ठीक है, जो इंडिया भी उसका पार्टिसिपेंट था। तो ये कॉन्फ्रेंस थे कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, ठीक है। एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है फॉर इन्हांसिंग कॉपरेशन टुवर्ड प्रोमोटिंग पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एशिया, ठीक है। तो मेजर उनका एम क्या है, तो कॉपरेशन है, ठीक है, टुवर्ड प्रमोटिंग जो पीस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाए एशियन रीजन में। द की आइडिया देखा जाए इस कॉन्फ्रेंस का on the priority of indivisibility of a security joint initiative and mutual beneficial interaction of a small and large state, जो भी स्मॉल एंड लार्ज स्टेट है उनका प्रॉपर एक जॉइंट इनिशिएटिव रहे, म्यूचुअली बेनिफिशियल इंटरेक्शन रहे, उसके साथ साथ एक प्रॉपर जो स्टेबिलिटी है लाए इन एशियन रीजन। सेक्रेटेरिएट कहाँ है इस कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, तो कजाकिस्तान में है, नूर सुल्ताना। मीटिंग एंड सबमिट के बारे में जानते हैं, तो CICA सबमिट इज कन्वेड एवरी 4 ईयर इन ऑर्डर टू कंडक्ट कंसल्टेशन रिव्यू ऑफ अ प्रोग्रेस एंड सेट प्रायोरिटी ऑफ अ CICA एक्टिविटी। तो जो भी CICA एक्टिविटीज़ है जैसे पीस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, तो इन सारे एक्टिविटीज़ का क्या प्रोग्रेस हुआ है, उस सारे क्या मतलब क्या कंसल्टेशन रिलेटेड या कुछ जो क्राइटेरिया है, ठीक है, कितना फुलफिलमेंट हुआ है, इन सारे का देखने के लिए जो है वो मीटिंग हेल्ड होती है, समिट हेल्ड होती है एवरी 4 ईयर। मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड एवरी 2 ईयर। जो मीटिंग होती है फॉरेन अफेयर की वो हर 2 साल में होती है, ठीक है। उनके जो ये CICA है उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो ये प्रपोज हुई थी बाय कजाकिस्तान इन अक्टूबर 1992 और 47 सेशन था ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सॉरी। तो फर्स्ट मीटिंग जब उसकी हुई थी वो हुई थी सॉरी तो फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी CICA मिनिस्टर की ऑफ फॉरेन अफेयर ऑन 14 सितंबर 1999, वहाँ पे 15 मेंबर स्टेट्स थे, ठीक है। मेंबरशिप के बारे में देखा जाए तो 27 मेंबर स्टेट है, 18 ऑब्जर्वर और 5 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस तरीके से ये रिसेंटली ये मीटिंग हुई थी CICA की, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम GS3 पेपर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, RBI रिलीज डॉक्यूमेंट ऑन UCB साइबर सिक्योरिटी। तो रिसेंटली जो RBI है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने रिलीज़ किया है टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 2020-2023। तो एक टेक्नोलॉजी विजन है ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिलीज़ किया है RBI ने, तो ठीक है। इनका मेन मोटिव क्या है इस टेक्नोलॉजी विजन का, मतलब फॉर्मेशन का, तो इन्हांस साइबर सिक्योरिटी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, जो भी कोऑपरेटिव बैंक है अर्बन एरिया में उसको हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। तो उसका साइबर सिक्योरिटी को उन सेक्टर में इन्हांस करने के लिए, ठीक है, जो है
इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये जो बेस है 5 ऑब्जेक्टिव प्लान किए हैं आरबीआई ने, ठीक है, उसको हम गार्ड करके बोलते हैं। गार्ड मतलब जी फॉर गवर्नेंस, आउटसाइड, यूटाइल टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, appropriate regulation and supervision, robust collaboration, developing necessary IT साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट, ठीक है। इन ये 5 ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने वाले हैं इन दिस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिलेटेड जो साइबर सिक्योरिटी का न्यू इनिशिएटिव लाया है इसमें। तो डॉक्यूमेंट क्या सिक करती है कि ये इन्वॉल्व करेंगे ओवरसाइट ओवर द साइबर सिक्योरिटी। तो जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी का इशू है उसको देखेगी, ठीक है। उसके साथ साथ इट इनेबल करेंगी एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट हो कहाँ पे रिलेटेड टू द आईटी एसेट जो होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एसेट है, ठीक है, उन सब का भी प्रॉपर मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करे। एक प्रॉपर सुपरविजन या प्रॉपर मैकेनिज्म रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंट्रोल्स एंड मेजर्स जो है वो भी लेने के लिए। उसके साथ साथ एक डेवलप अ फोरम ऑफ यूसीबी सो दैट देयर शुड बी शेयर अ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डिस्कस प्रैक्टिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनका एक फोरम डेवलप करे जहाँ पे वो शेयर कर सके जो भी बेटर प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उन सब का डिस्कशन हो सके, जो प्रॉब्लम्स है या प्रैक्टिकल इश्यूज है उन सबको डिस्कस करने के लिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग द फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑफ ऑल यूसीबीज। तो ये जो फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ पे जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या अवेयरनेस रिलेटेड पर्पज रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी, इन सारे का भी ध्यान देखा जाएगा, ठीक है। अगर अर्बन सिक्योरिटी बैंक देखा जाए तो वो दो फॉर्म में होते हैं, दैट इज़ टायर 1 एंड टायर 2। अभी टायर 1 क्या होता है, अर्बन सिक्योरिटी बैंक जिसका डिपॉजिट लो होता है बिलो ₹100 करोड़ एंड हैव ब्रांच इन वन डिस्ट्रिक्ट, जिसकी ब्रांच एक ही डिस्ट्रिक्ट में हो, जिसका जो टर्नओवर है या डिपॉजिट है 100 करोड़ से कम हो, उसको टायर 1 बोलते हैं। और रेस्ट ऑफ द जो बैंक है उसको हम बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टायर 2। Next is awareness in the field of IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology, and the issues related to the intellectual property right. GP can share UPI data under law, say Google. तो रिसेंटली कंटेक्स्ट ऐसा है कि जो गूगल इंडियन डिजिटल सर्विस लिमिटेड है, ठीक है, गूगल इंडियन डिजिटल लिमिटेड सर्विस हैज़ टोल्ड दैट जो दिल्ली हाई कोर्ट को उन्होंने कहा है कि जो जीपे है, ठीक है, जीपे जो है दैट इज़ गूगल पे एक्ट करता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर की तरह, विच अलो करता है जो भी लॉज हैं टू शेयर कंज्यूमर यूपीआई ट्रांजेक्शन डाटा विद द थर्ड पार्टी, ठीक है। उन्होंने कहा दिल्ली गवर्नमेंट को, तो जो गूगल पे है वो एक्ट करता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, जिससे जो भी लॉ है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो यूपीआई रिलेटेड कस्टमर का जो ट्रांजेक्शन होता है डाटा रिलेटेड वो शेयर करता है थर्ड पार्टी को। तो ये इशू क्या है, ठीक है, इस इशू के बारे में पहले जानते हैं। तो इशू क्या है, एक पिटिशन साइन हुई थी अगेंस्ट जो इंडिया गूगल पे सिस्टम ऐप है, ठीक है, गूगल इंडिया पेमेंट ऐप जो है दैट इज़ गूगल पे, ठीक है, उस पर एक पिटिशन साइन हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। क्यों साइन हुई थी, उन्होंने ऐसा बोला था कि ये कहीं ना कहीं जो गूगल पे है वो वॉयलेट करता है, ठीक है, वो जो फुलफिल नहीं करता है जो रूल्स है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस दैट इज़ यूपीआई इंटर ऑपरेटेबिलिटी के जो फॉर्म्स है या जो भी रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ये पिटिशन ने उनको ऐसा भी कहा था जो एग्जिस्टिंग रूल्स होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है, ठीक है, उनको भी ये जो गूगल पे है, ठीक है, वो भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके वजह से ये पिटिशन जो है उनके ऊपर साइन की थी, ठीक है। उसके साथ साथ जो पिटिशनर था उन्होंने ऐसा भी क्लेम किया था कि ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, ठीक है, उसके भी जो प्रोविजन है उसका भी वॉयलेशन कर रहा है गूगल पे, ठीक है। इस तरीके से ये 3 एलिगेशन लगाए थे, दैट इज़ वो वॉयलेट कर रहा है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट को, सेकेंड वन जो गाइडलाइंस है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको भी फुलफिल नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ जो है जो रूल्स होते हैं यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी के उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है। इस 3 जो इश्यूज़ है या 3 जो एलिगेशंस से वो लगाए थे पेंशनर ने, ठीक है, पिटिशनर ने, ठीक है। अभी इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होता है, तो इंटर ऑपरेबिलिटी हम बोल सकते हैं इनेबल्स द पेमेंट सिस्टम टू बी यूज इन कंजक्शन विथ अदर पेमेंट सिस्टम, ठीक है। जो भी पेमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है
जो जितने भी पेमेंट सिस्टम है उनका प्रॉपर मतलब टुगेदर, मतलब इन सबका एक साथ जो पेमेंट सिस्टम को वर्क करना जिसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब ऑल, ठीक है। बस अभी हम गूगल पे एक पेमेंट सिस्टम हो गया, उसके साथ जैसे हम जानते हैं कि बाकी पेमेंट सिस्टम है जैसे फ़ोन पे हो गया, ठीक है। इन सबको प्रॉपरली टुगेदर, इन सब की जो मैनेजमेंट देखा जाए, मैनेजमेंट बोल सकते हैं कि हम इन सब का एक प्रॉपर कंजेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटर ऑपरेटेबिलिटी, ठीक है। ये अलाउ करता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर, सिस्टम प्रोवाइडर, system participant from a distant different system of a undertake clear settlement settle transaction across the system without participating in the multiple system, ठीक है। तो हर एक सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते हुए हम जो ट्रांजेक्शन है वो हर एक सिस्टम में कर सकते हैं, इसका मीनिंग है इंटर ऑपरेटिबिलिटी। अभी आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने बोला है जो दिल्ली गवर्नमेंट को कि जो गूगल पे है वो थर्ड पार्टी के जैसे एक्ट करता है, दैट इज़ थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर एंड डज नॉट ऑपरेट एज ए पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये पेमेंट सिस्टम की तरह ऑपरेट ना करके एक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर की तरह एक्ट करता है, इसके वजह से ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है उसको भी वॉयलेट नहीं करता है, ठीक है। ऐसे उन्होंने अपना स्टैंड दिया है आरबीआई ने। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है 2007 ये प्रोवाइड करता है रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ अ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया एंड डेजिग्नेटेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ ऑल एंड ऑल रिलेटेड मैटर, ठीक है। तो जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2017 का, जो रेगुलेशंस है रिलेटेड टू द पेमेंट सिस्टम या उनका सुपरविजन है उन सबको देखता है, और इन सबको हैंडल करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मेजर या मेन अथॉरिटी है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट टू कंस्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ इट्स सेंट्रल बोर्ड नोन एज अ बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये आरबीआई इसकी जो मेन अथॉरिटी होती है, इसलिए उनको पावर है कि वो एक कमेटी सेट कर सके, दैट इज़ बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, जो एक्सरसाइज करेगी जो भी पावर्स है, ठीक है, रिलेटेड टू द पेमेंट सिस्टम या जो भी इश्यूज़ है या जो भी फंक्शंस दिए हैं उन सबको एक्सरसाइज करेगी, ठीक है। अभी यूपीआई क्या है, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। ऑल बैंक अकाउंट कैन एसेस यूजिंग द सिंगल यूपीआई, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है कि हर एक बैंक एसेस कर सकते हैं यूजिंग यूपीआई। पेमेंट सिस्टम जो है 24/7 है, इवन ऑन द बैंक हॉलीडे टाइम। कंप्लेन कैन बी रेज थ्रू द मोबाइल ऐप, जो ये जो यूपीआई यूज़ करते हैं तो हम कंप्लेन भी है मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। जो फंड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती है, ठीक है। ये पेमेंट कैन बी मेड डायरेक्टली थ्रू द वर्चुअल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। जो भी पेमेंट होता है एक वर्चुअल पेमेंट सिस्टम जो एड्रेस होता है उससे हो जाता है, और जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, या जो भी पेई है, ठीक है, उन सबको बैंक डिटेल भी नहीं शेयर करनी पड़ती है, उसके साथ साथ हमारी जो एटीएम डिटेल है उसको भी शेयर नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से जो यूपीआई है ये कुछ उसके जो फैक्टर्स है वो हमने अभी देख लिए हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ इंटरनल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, तो रिसेंटली जो आसाम गवर्नमेंट है उन्होंने इन्फॉर्म किया है जो यूएपीए दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का जो ट्रिब्यूनल है उनको, कि जो एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट है, ठीक है, जो एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट करने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ अ नॉर्थ एशिया, उन्होंने कांटेक्ट किया है चाइनीज़ अथॉरिटी से कि वो असिस्टेंस दे उनको जो फाइट कर ताकि वो फाइट कर सकते इंडिया के अगेंस्ट में, ठीक है। और चाइना ने रिफ्यूज़ किया है टू प्रोवाइड द असिस्टेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसा जो असम गवर्नमेंट ने जो यूएपीए है ट्रिब्यूनल में उन्होंने ऐसा इन्फॉर्म किया है, ठीक है। अभी इशू देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, अ म्यांमार बेस्ड कोलोमरेट ऑफ बैंड आउटफिट, ठीक है। कोलोमरेट मतलब एक समूह बोल सकते हैं, ठीक है, समूह है ये जो यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ये एक म्यांमार बेस्ड हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, तो जो एक काफ़ी सारे जो बैंड आउटफिट है इंडिया में, ठीक है, कौन से बैंड आउटफिट है, बैंड आउटफिट मतलब बैंड ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। कौन से NSCNK, ठीक है। NSCNK क्या है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, एक माओइस्ट नागालैंड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ग्रुप है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोस्टली मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ULFAI, ठीक है, ULFA क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, एक रिवॉल्यूशनरी
ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ऑपरेट होती है आसाम में, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन क्या है, NDFBS। NDFBS क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ठीक है। ये जो है क्या है, एक आर्म सेपरेटिस्ट है जिसका मेन एम क्या है, वो सीख कर सके सॉवरिन बोडोलैंड, ठीक है। बोडोलैंड जो एरिया है उनको एक सॉवरिन चाहिए फ्रॉम इंडिया, ठीक है। उनको एक सेपरेट उनका बोडोलैंड चाहिए, ऐसा उनकी डिमांड है, ठीक है। और ये बाद में है KLO। अभी KLO क्या है, कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जिसको कमतापुर एक सेपरेट चाहिए इंडिया से, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या लिबरेशन है या मिलिटेंट ग्रुप्स है, ठीक है, जिसको बैन किया गया है, ठीक है। तो ये जो आउटफिट्स हैं उन सब का जो समूह है उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि हैज़ ए रिजोल्यूशन टू टेक असिस्टेंट फ्रॉम अ थर्ड नेशन टू अचीव देयर गोल। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो मेन एम है, ठीक है, उनका काफ़ी सारे का जो मेन एम है कि वो इंडिया से सेपरेट होना चाहते हैं, इंडिया से एक सेपरेट चाहिए, जैसे बोडोलैंड वालों का जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है, ठीक है। इनका जो एम है जैसे उनको बोडोलैंड सेपरेट चाहिए, या KLO है, ठीक है, उनको जैसे कमतापुर उनका सेपरेट चाहिए। तो ये सारे जो स्टेट्स है या ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सब का मेन है कि उन्होंने एक रिजोल्यूशन ऐसा है कि वो जो असिस्टेंट करे, मतलब वो सपोर्ट ले थर्ड कंट्री का, उनके मेन जो एम है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। ये इनका जो मतलब इनका जो समूह था उसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में, ठीक है। और ये क्लियर नहीं है कि जो चाइनीज़ अथॉरिटी है को उन्होंने अप्रोच किया है, इसका भी एक एफिडेविट जो है उसका क्लियर नहीं है, ठीक है। ये भी बात ध्यान में रखिए। अभी बैकग्राउंड देखा जाए तो जो ट्रिब्यूनल है वो कंस्टिट्यूट किया गया है अंडर लॉ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड द बैन ऑन अ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ठीक है। तो नेशनल जो डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है NDFB, वहाँ पे जब इस को बैन लगाया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ने 2019 में, उस टाइम पे जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके अंडर में ट्रिब्यूनल जो था उसका सेटअप हुआ था, ठीक है। अबाउट अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अभी इस एक्ट के बारे में देखा जाए तो ये पास हुआ था 1967, जिसका मेन एम क्या है, इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशन इन इंडिया। तो जो अभी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती है इंडिया में उनके एसोसिएशन को प्रिवेंट करना, ठीक है, इन सब का मेन जो एम होता है इस एक्ट का, ठीक है। जो एक एक्ट के अंडर जो है जो पावर है, ठीक है, पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऑफिशियल उनका जो गैजेट इशू करके जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है या अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उनको बैन कर सकते हैं, ठीक है। इनकी अगर पनिशमेंट देखे जाए तो डेथ पेनल्टी और द लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ अ कंसिडर टू बी द हाईएस्ट पनिशमेंट। अभी की पॉइंट देखा जाए तो UPI जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है वो बोथ इंडिया और फॉरेन नेशन को भी लगता है, ठीक है। उसके साथ साथ इस एक्ट के अंदर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो फाइल कर सकती है चार्जशीट इन अ मैक्सिमम 180 डेज में, वो चार्जशीट है वो फाइल कर सकती है। अमेंडमेंट एंड चेंजेस जो देखे जाए तो 2014 में अमेंडमेंट करके टेररिस्ट एक्ट जो है वो ऐड किया था, ठीक है। ऑफेंसेस जो लिस्ट है इस एक्ट की, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की, इस एक्ट में 2004 के अमेंडमेंट में टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बैन करना, ठीक है, ये भी ऐड किया गया था। इसके चलते 34 जो आउटफिट है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन कर दिया गया है। टिल 2014 अनलॉफुल एक्टिविटी रेफर टू द एक्शन रिलेटेड टू द सेसेशन एंड सेसेशन ऑफ अ टेरिटरी, ठीक है। अभी एज पर द अमेंडमेंट ऑफ 2019 में भी अमेंडमेंट की गई है, तो जहाँ पे ऐड किया गया काफ़ी सारे प्रोविजन, जैसे कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है उसको परमिशन मिली है वाइल ही और शी इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस रिलेटेड टू द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन, उस टाइम पे जो दे हैव अप्रूवल टू सीज और अटैच द प्रॉपर्टी, ठीक है, वाइल इन्वेस्टिगेशन द केस, ठीक है। उसके साथ साथ जो एक्ट एम्पावर करता है ऑफिसर ऑफ NIA जिसका रैंक होता है इंस्पेक्टर और उसके ज़्यादा, ठीक है, वो भी जो टेररिज्म रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है उसको भी देखे, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्यों है द लॉ के इस या इस एक्ट के, तो देखा जाए तो ये जो एक्ट है वो काफ़ी सारा इज़ ऑफन मिसयूज़ और अब्यूज़ किया जाता है इस एक्ट का यूज़ करके, और ये कहीं ना कहीं जो भी पॉलिटिकल
अपोनेंट है, ठीक है, या सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है जो स्पीक या बोलते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनको भी बैन किया जाता है। तो ये उनको भी टेररिस्ट करके बोल सकते हैं, इसलिए ये भी हम बोल सकते हैं कि ये इसका क्रिटिसिज्म है। और 2019 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है इस यूएपीए का जो एक्ट है इसका, ठीक है। द लॉ इज अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर गिव्स दैट द पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि पुलिस जो है फेडरल हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है दैट इज सेंटर एंड स्टेट का, तो इसमें जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये भी कहीं ना कहीं, ठीक है, जो भी पावर है या डिसाइडिंग अथॉरिटी है ड्यूरिंग द केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू दिस एक्ट, तो उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है, ठीक है, इसके वजह से हम बोल सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट में आती है उसको भी हार्म करता है। द नेक्स्ट इज फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। तो ज्ञानपीठ प्रेजेंट टू मलयालम महाकवि अकिंत्यम, ठीक है। तो इनको जो ज्ञानपथ जो प्रेजेंट करता है एक अवार्ड, ठीक है, अनाउंस किया था लास्ट अक्टूबर को। तो जो पोएट है, ठीक है, मलयालम पोएट है अंकिथामन, उनको दिया गया है, ठीक है। ये जो अवार्ड है वो किसको दिया जाता है, तो जो भी सिटीज़न हैं जिन्होंने राइटिंग की है इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो उनको ऑनर करके ये जो अवार्ड है दिया जाता है। इंस्टीट्यूट किया था इन 1961, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ अ लैंग्वेज फॉर कंसिडरिंग आफ्टर द 49 ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज भी ऐड की गई है इन द 49 ज्ञानपीठ अवार्ड में। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट? एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कंपोजिशन अगर देखा जाए तो 60 इमिनेंट जूरिस होते हैं, इंक्लूडिंग सीनियर जजेस, अटॉर्नीज एंड एकेडमिशियन। इनका मेन फंक्शन क्या है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस का, कि वो डेवलप कर पाए नेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड थ्रू आउट द लॉ, ठीक है। जो लॉ का यूज़ करके जो इंटरनेशनल और नेशनल ह्यूमन राइट के स्टैंडर्ड से उसका डेवलप कर पाए। अभी न्यूज़ में क्या है, तो जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है has observed that the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2020 has passed by the Parliament was incompatible with the international law। तो उन्होंने देखा है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है 2020 का जो पास हुआ है पार्लियामेंट में, वो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लॉ है उसको उसके जो फीचर्स है उसको समेत मतलब उनके उसको इनकम्पेटेबल है, मतलब हम बोल सकते हैं कि उसके जो फीचर्स है उसको कंसिडर करते हुए वो जो एक्ट है या उसके जो भी फीचर्स है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। रेस सबमिट 2020, तो ये हुई थी अक्टूबर में हेल्ड हुई थी। रेस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल इम्पावरमेंट 2020 कंडक्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी नीति आयोग के थ्रू, ठीक है। ग्लोबल मीटिंग है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगी बाय यूजिंग द एआई टेक्नोलॉजी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट इन द एरियाज लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड स्मार्ट मोबिलिटी अमॉन्ग द अदर सेक्टर्स, ठीक है। इस तरीके से ये जो रेस सबमिट है वो हुई है 2020, ठीक है। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडे सेशन एंड आई होप आप सबको समझ में आया। प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।